नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री एंड रसायन विज्ञान, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में हम जानेंगे, जिसमें आप 1 से 5 तक के चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं जो आपका फर्स्ट प्रश्न है उसके बारे में। तो आपका फर्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पर जानते हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें क्या लिखा है फर्स्ट प्रश्न में, तो यहाँ पर दिया है सभी नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आपका यहाँ दे रहा है PbO क्रिया कर रहा है कार्बन से, तो प्राप्त हो रहा है लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हमें बताना है गलत यानी कौन सा, यानी असत्य कौन सा है। तो यहाँ पर सीसा अपचयित हो रहा है, तो यहाँ पर सीसा है तो अपचयित हो रहा है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो आपके यहाँ पर ये क्या है, असत्य है। तो आपके ये दोनों ये वाले और ये क्या है, असत्य है, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, लेकिन कार्बन उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन क्रिया किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से, तो ये क्या हो गया, उपचयित हो गया। और लेड है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो आपका ये लेड है जो ऑक्साइड बनाता, यहाँ से लेड ऑक्साइड बनता, ये वाला जो दे रहा है लेड ऑक्साइड जो इसमें नहीं है। तो इस प्रकार आपका आंसर कौन सा होगा, A और B आपका सही आंसर है। तो हम जानते हैं अगला प्रश्न, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तो अगले प्रश्न में आपका Fe2O3 एल्यूमिनियम धातु क्रिया करके क्या बनाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एल्यूमिनियम एक धातु है, अन्य किसी यौगिक से क्रिया करके यानी उसमें से एक यौगिक को अलग कर देती है। तो इस प्रकार की क्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। यानी जब कोई धातु किसी यौगिक से धातु को अलग कर दे, जैसे यहाँ पर आयरन आप देख रहे हैं, यहाँ पर Fe जो दी हुई है इसको अलग कर दिया है, तो यही क्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। तो अब जानते हैं हम आगे, और जो है तीसरा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया हुआ है लोहे चूड़ पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, यानी लोहे चूड़ पर। तो आपका ये लोहे Fe+ चूड़ पर क्या डाल रहे हैं, तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डाल रहे हैं। तो HCl डालने पर क्या प्रभाव होता है, तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं। यानी जो आयरन Fe है वो किससे क्रिया कर जाएगा, Cl से, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा FeCl, और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो हाइड्रोजन गैस बनाएगी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हमें करने हैं, 2, और हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पर 2 होंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं FeCl है, जहाँ पर क्लोरीन के परमाणु भी 2 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी कितने हैं, 2 हैं। तो हमें यहाँ पे ना करने के अपेक्षा हमें कहाँ करने होंगे, यहाँ पर। यहाँ पर हम करेंगे फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 2Fe, क्योंकि हमें यहाँ पर आयरन के कितने परमाणु हैं, 2, और यहाँ पर भी आयरन के 2 परमाणु करने होंगे। तो आपका सही आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, और आयरन क्लोराइड बनता है। अब हम जानते हैं आगे अगला प्रश्न। तो आपका अगले प्रश्न में दे रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होता है। तो आप जैसे कि जानते होंगे जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या करते हैं, लाल नीले लिटमस को लाल, नीले को कैसे करते हैं, नीले से लाल करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले से लाल, और क्षार क्या करते हैं, क्षार आपका लाल से नीला करते हैं, लाल से नीला। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लाल लिटमस को कैसा कर रहा है, नीला। तो यहाँ पे क्या है, यानी क्षार है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अम्ल का जो pH मान अगर अम्लीय होगा तो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है तो आपका अम्लीय होता है विलयन। कैसा होता है, अम्लीय। अगर 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। विलयन कैसा होगा, क्षारीय।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो विलेन कैसा है, यानी क्षार है, तो यानी क्षारीय है। तो क्षारीय आप जान सकते हैं, आप यहाँ पर 7 से अधिक होना चाहिए। तो 7 से अधिक एक नहीं है, तो यानी 4 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो 10 है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जो 7 फिक्स होता है वो विलेन उदासीन होता है। तो अब जानते हैं हम आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगले प्रश्न में क्या है, कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलेन में क्या होगा। तो एक अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है, क्या कर रहा है, अंडे के पिसे हुए कवच से गैस उत्पन्न कर रहा है, जो चूने के पानी को क्या कर रहा है, दूधिया कर रहा है। तो दूधिया कौन करेगा, तो इस विलेन में क्या हुआ, तो इस विलेन में होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। तो ये क्या कर देगा, अंडे के पिसे हुए कवच को यानी चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया। अब जैसा कि आप जान सकते हैं चूने का पानी क्या होता है, तो चूने का पानी का सूत्र में हम जानते हैं क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये होता है भुजा हुआ चूना होता है, भुजा हुआ चूना होता है। तो अब हम जानते हैं अगले सवाल में क्या दे रहा है। जैसे कि अगला प्रश्न में क्या है, NaOH के 10 मिली विलेन HCl के 8 मिली विलेन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है, यानी NaOH के 10 मिली विलेन से HCl के 8 मिली विलेन, HCl के कितना है, 8 मिली विलेन पूर्णतः कैसा होता है, उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलेन का 20 ml लें तो कितना लेना है हमें, NaOH का यानी इसका NaOH का कितना 20 मिली ले, तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के विलेन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे NaOH 10 मिली विलेन को 8 मिली विलेन से पूर्णतः उदासीन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे NaOH कितना दे रहा है, 10 मिली, तो 1 ml बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 8/10 हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है यदि हम NaOH के उसी विलेन का 20 ml लें, इसके ले रहे हैं इसी का NaOH का उसी विलेन का कितना लेना है, 20 ml लें, तो उसे उदासीन करने के लिए कितनी आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ पर 2 में कितना कर लेंगे, 20 कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, यानी इससे काट देंगे 20, यानी कितनी बार कटेगा, 2 बार, 8 दूनी 16। तो आपका कितना हो जाएगा, HCl कितना लेंगे, तो आप यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 16 ml। तो आपका ये आंसर हो जाएगा इसका 16 ml। कितने विलेन की आवश्यकता होगी HCl की, 16 ml की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन डी में क्या दे रहा है, 16 ml। तो आपका 16 ml आंसर होगा। अब जानते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस औषधि का उपयोग होता है, तो आपका एंटासिड औषधि होती है, उसका उपयोग होता है। तो अब चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है उसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो आपका कौन सा युगल है जो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया करेगा तो AgNO विलेन कॉपर धातु, तो ये वाला आपका क्या करेगा, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था अभी, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, यानी जब कोई धातु, यानी जहाँ पर क्या कर रहा है, कॉपर जो धातु है, कॉपर क्या है, धातु है, वो क्या कर रही है, AgNO को, यानी AgNO यहाँ पर AgNO, तो यहाँ पर
कॉपर धातु किसको अलग कर देगी, यानी Ag को, यानी सिल्वर को। तो सिल्वर जो धातु है वो क्या हो जाएगी, यानी अलग हो जाएगी। AgNO से क्या हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। तो आपका ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। AgNO विलयन एवं कॉपर धातु को क्या कर देगा, अलग कर देगा। आप जानते हैं आगे प्रश्न जो दिया हुआ है उसके बारे में। तो जैसा कि देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ लोहे के फ्राइंग पैन को बचाने के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए तो पेंट कर देंगे, यानी पेंट करने के बाद लोहे का जो फ्राइंग पैन होगा वो सेफ रहेगा, यानी बच जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। पेंट करने पर लोहे का जो फ्राइंग पैन है वो जंग लगने से बच जाएगा। अब हम जानते हैं अगला प्रश्न क्या है उसके बारे में। जैसे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न दे रहा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह यौगिक क्या है, जल में विलेय। यह तत्व हो सकता है, तो यह तत्व कौन सा हुआ जो जल में विलेय होता है। तो आपका कैल्शियम क्या होता है, जल में विलेय हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कैल्शियम में खड़िया में भी होता है। खड़िया में क्या होता है, जैसे आप जानते हैं CaCO3। तो आपका खड़िया का सूत्र होता है, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, पत्थर, संगमरमर। तो आपका कैल्शियम जो होगा क्या है, वो जल में पूर्ण रूप से विलेय हो जाएगा, यानी घुल जाएगा। तो आपका कैल्शियम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं अगला प्रश्न क्या दे रहा है उसके बारे में, जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि वह कैसी होती है, जिसके कारण उसके डिब्बों पर जिंक की बजाय किसका लेप होता है, टिन का। टिन किसे कहते हैं, SN जो होता है इसका प्रतीक, टिन को कहते हैं SN जो इसका प्रतीक होता है। तो क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। टिन की अपेक्षा जिंक कैसी होती है, अधिक अभिक्रियाशील, इसलिए टिन का लेप कर दिया जाता है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो इसका आंसर ये होगा। अब हम जानते हैं अगला प्रश्न जो है उसके बारे में हम जानते हैं अगले प्रश्न में क्या दे रहा है। तो आइए ऐसे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, एथन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या है, एथन का आणविक सूत्र क्या है, C2H6। तो इसमें क्या होगा, 7 सहसंयोजक आबंध होंगे। C2H6 जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, C हम 2 बार यूँ लिख सकते हैं और आबंध बनाएंगे तो इस प्रकार आबंध बनेंगे। तो आपके 1 2 3 4 5 और 6। तो C आपके कितने हो गए, 2 हो गए। तो आपके ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो आपके कितने आबंध हो जाएंगे, 7। तो आपका कितना बन जाएगा, 7 आबंध होंगे। जैसे आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, और ये आपका डबल बॉन्ड से बनेगा पूरा 7 आबंध बना देगा। तो आपका कितने हो जाएंगे, सहसंयोजक आबंध 7 होगा। अब हम जानते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगला प्रश्न क्या है, ब्यूटेनॉन चर्त कार्बन यौगिक है। ब्यूटेनॉन कैसे है, चर्त कार्बन यौगिक जिसका प्रकार्यात्मक समूह होगा। तो ब्यूटेनॉन जैसा कि आप जानते हैं, ब्यूट कितना होता है, जैसे मैथ है प्रब ब्यूट, तो C4 पे क्या आता है आपका, ब्यूट आता है, जो कैसा है, चर्त कार्बन, यानी चौथा कार्बन है। तो यह यौगिक होगा, तो आपका यौगिक होगा एक कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन। तो आपका यह यौगिक कैसा हुआ, कीटोन होगा। क्यों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि यदि खाना बनाते समय बर्तन की तली जो होती है बाहर से कैसी हो रही है, काली, तो इसका मतलब क्या हुआ,
भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, तो आपका होगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जलेगा तो क्या होगी, जो बर्तन होगा उसकी तली बाहर से काली हो जाएगी। जैसा कि आप देखते हैं, आग अगर जो होती है गैस हो, गैस में अगर आग धीमे जले, पूरी तरह से ना जल पाए तो बर्तन कैसा होने लग जाता है, काला। और या आपकी माँ चूल्हे पर खाना बनाती है तो उसमें आग कम जलती है तो बर्तन कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो इसकी जो बाहरी तली हो जाती है काली हो जाती है। तो अब हम जानते हैं, अब आगे प्रश्न क्या है उसके बारे में जानते हैं यहाँ पर। अब आपका यहाँ पर क्या दे रहा है, तो जैसा कि आपका दे रहा है, आवर साड़ी में बाईं से दाईं ओर जाने पर। आवर साड़ी होती है मैंडलीफ की आवर साड़ी जो बनी हुई है, मैंडलीफ की आवर साड़ी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, हम गलत कौन सा है। तो यहाँ पर नंबर 1 में दे रहा है, तत्वों की तात्विक प्रकृति घटती है, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। नंबर बी में दे रहा है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। नंबर सी में दे रहा है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। नंबर डी में इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में जब बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, बाईं से दाईं ओर, बाईं मतलब आपका उल्टा से सीधे की तरफ जाते हैं तो आपके क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु आसानी से त्याग देते हैं, यानी परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से पूर्ण रूप से हटा देते हैं। तो यही आपकी क्रिया होती है। आवाज से बाईं ओर जाना तो प्रकृति में कथन असत्य है, तो कौन सा है, तो आपका ये कथन असत्य है। और बाकी आपका तत्वों की धातु प्रकृति घटती है, सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। अब हम जानते हैं आगे अगला प्रश्न क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है, तत्व XCl2 सूत्र वाले यौगिक क्लोराइड बनाता है जो ठोस है, जो क्या है, ठोस तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। तो आपका ये किस समूह के अंतर्गत होगा, तो आपका किस समूह के अंतर्गत होगा, तो यह आपका मैग्नीशियम के अंतर्गत होगा। क्योंकि XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, क्या बना रहा है, क्लोराइड, जो क्या है, एक ठोस है। तो Mg एक ठोस के रूप में आ जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर Na लगाएं, NaCl2, तो आपका ये होता नहीं है, और LCl2 ये होता नहीं है आपका। यहाँ पर SiCl2 नहीं हो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपका यहाँ पर ये सही होगा। तो ये किस समूह के अंतर्गत आता है, तो Mg यानी मैग्नीशियम के अंतर्गत आता है। तो आपको वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, कमेंट करें और लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ताकि और भी जो दोस्त भाई बहन देख रहे हैं वो भी आगे और भी देख सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है कमेंट ज़रूर करें और बताएं। और आप इनको अच्छे से कंटेंट कर लेना, क्योंकि इनमें से एक चैप्टर जो हमने 5 चैप्टर तक जो भी सवाल कराए हैं, जो भी प्रश्न बताए हैं, इनमें से 1-2 प्रश्न अवश्य आपको मिलेंगे। तो हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में।